Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today we are going to start a new journey, एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट करें। वैसे तो इकोनोमेट्रिक्स की फर्स्ट क्लास क्या होता है इकोनोमेट्रिक्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मगर फिर भी हो सकता है आपने फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो या देखा हो। मैं फिर भी आपके साथ इकोनोमेट्रिक्स क्या है एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, फिर मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन को स्टार्ट करूंगा। देखिए, इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने के बाद आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं, भविष्य को बता सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये बता सकते हैं। क्योंकि यहां पे हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि हम फोरकास्टिंग करते हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर में ये वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, वो सही होगी गलत होगी। कौन से सारे भविष्यवक्ता सही होते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो लोग इकोनोमेट्रिक्स जानते हैं दे आर इन हाई डिमांड, क्योंकि डेटा क्रंचिंग करके आप अगर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आपका एस्टिमेट अगर एक रीजनेबल लेवल तक भी सही होता है तो यू आर इन ग्रेट डिमांड। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो अपने आप को डेटा में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में तो ज़रूरी है ही, खैर इसके अलावा भी बहुत फील्ड्स में इकोनोमेट्रिक्स स्टडी किया जाता है। तो मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, मगर उससे पहले मैं एक बार फिर से बात करना चाहता हूं इकोनोमेट्रिक्स की। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इकोनोमेट्रिक्स, व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स? बहुत सिंपल बात करूंगा और टेक्निकल बातें सब मैंने नोट्स में लिख के आपको दी हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत सिंपल बात, ताकि आप समझ पाएं क्या है इकोनोमेट्रिक्स, उतना ही करूंगा। देखिए, सिंपली हम कह सकते हैं इकोनोमेट्रिक मींस इकोनॉमिक मेजरमेंट। इकोनोमेट्रिक मतलब क्या है? इकोनॉमिक मेजरमेंट, जहां पे हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, इकोनॉमिक टर्म्स को मेजर करते हैं, वो इकोनोमेट्रिक्स है। ठीक है, एक बात लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो, इकोनोमेट्रिक्स इज कंसर्न्ड विद एम्पेरिकल, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पेरिकल, कंसर्न विद एम्पेरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज की एम्पेरिकल डिटर्मिनेशन इकोनोमेट्रिक्स है। देखिए, इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं कई बार वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, थ्योरी में तो हैं, प्रैक्टिस में कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं है। ठीक है, और कई बार वो बड़े ही क्वालिटेटिव होते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। सिचुएशन ऐसी है तो ये होगा, सिचुएशन वैसी है तो वो होगा। इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली इंपेरिकली उन इकोनॉमिक लॉज को फंक्शनल, इंपेरिकल डेटा लेकर इकोनॉमिक लॉज को फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो क्या करता है इकोनोमेट्रिक्स? इकोनोमेट्रिक्स हम करते हैं क्वांटिफाइंग, हम क्वांटिफाई करते हैं। किसको क्वांटिफाई करते हैं? जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स उनको क्वांटिफाई करते हैं। हम वेरीफाई करते हैं कि उनका जो हाइपोथेसिस जो बता रहा है कि क्या रिजल्ट होना चाहिए, क्या वो रिजल्ट है या नहीं है, हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे हम आगे। हम टेस्ट करते हैं और हम करते हैं फोरकास्ट। अगर सब सही हो गया, हमने क्वांटिफाई किया, वेरीफाई किया, भाई जो साइन आना चाहिए वही साइन आ रहा है, हाइपोथेसिस टेस्ट किया, हमको भरोसा हो गया, हमने जो मॉडल सेट किया है वो ठीक है, इसके बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये बेसिक काम है जो हम इकोनोमेट्रिक्स में करने वाले हैं, यही सब काम करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं वो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। आपने पढ़ा कि जो डिमांड है उसका प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। आपने पढ़ा कंजम्पशन का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने पढ़ा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है, फिलिप्स कर्व। देखो, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए हमको मैथ्स भी आना चाहिए, स्टैट्स भी आना चाहिए और इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए। तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं उनको मिला के हम पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। विदाउट मैथ्स, अभी आप स्टार्टिंग में मैथ्स का उतना रोल नहीं पाएंगे यहाँ पे, कुछ बस कैलकुलस का थोड़ा बहुत रोल है, अदरवाइज अभी स्टार्टिंग में मैथ्स का रोल नहीं है। अभी रोल है, हमको आना चाहिए इकोनॉमिक मॉडल्स जिनको हम इंटरप्रेट करेंगे, वरना हम गलत इंटरप्रेटेशन कर बैठेंगे। और हमको आनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स, कैसे वो सब धीरे धीरे आपके सामने चीज़ें अनफोल्ड होंगी। जिससे मैंने कहा कि डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप क्या है,
इकोनॉमिक्स जिसको नहीं पढ़ी उसको ये बात तो खैर बेसिक बात सबको पता है, फिर भी चलिए मान लेते हैं बिना इकोनॉमिक्स से आप ये बात नहीं जानते कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। कंजम्पशन इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। कीनेशियन कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है आपने एंजल कर्व पढ़ी है जहां पे डिमांड का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिलिप्स कर्व में आप पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक हाइपोथेसिस हैं, ये इकोनॉमिक नोशंस हैं। हम इकोनोमेट्रिक्स में क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि ये नोशंस कितने स्ट्रांग हैं, क्या इनमें स्ट्रेंथ भी है या हवाई बात है सिर्फ। हम पता लगाते हैं क्या ये रियलिटी में होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी पता लगाते हैं कि ये टाइम और स्पेस में होल्ड करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में सेम रिलेशन होल्ड करता है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करता है। जहां आप डिफरेंट कंट्रीज में चेक कर रहे हैं तो आप ओवर स्पेस चेक कर रहे हैं, और अगर एक कंट्री में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेक करें तो आप ऑब्वियसली टाइम सीरीज डेटा लेके स्टडी कर रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको समझाया था कि टाइम सीरीज डेटा क्या है और क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या है, उस पर वापस लेकर आपको नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब आज की क्लास का हमारा जो फोकस है, मैंने एक बार इकोनोमेट्रिक्स वापस रिव्यू किया, फोकस हमारा है ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करना। हम पढ़ेंगे सिंपल क्या है, लीनियर क्या है, रिग्रेशन क्या है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन, व्हाट इज रिग्रेशन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिग्रेशन। आप जब इसको समझ जाएंगे, ये एक दिन में समझने का काम नहीं है, ये टाइम लगेगा। आप सब्जेक्ट को जैसे जैसे बिल्ड करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा रिग्रेशन क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताता हूं। टू रिग्रेस मीन्स टू मूव बैक। प्रोग्रेस में हम आगे जाते हैं, रिग्रेस में पीछे आते हैं। टू मूव बैक, और कहां बैक? मूविंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। एवरेज की तरफ वापस जाना रिग्रेशन, ठीक है। लिखिए, रिग्रेशन मीन्स स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। एवरेज की तरफ वापस जाने को हम रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। हम वापस जा रहे हैं मगर किस तरफ? वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एवरेज। हम एवरेज वैल्यू की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक डेटा है, मान लीजिए ये वेरिएबल हमारे पास x है, ये वेरिएबल y है, हमारे पास ये कुछ डेटा है, और हम इस डेटा के बेसिस पे एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये कैसे होगा, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ये जो बेसिक ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ये बेसिकली ये लाइन एवरेजेस को शो करती है। जो रेड लाइन ड्रॉ की क्या शो करती है? एवरेज वैल्यूज को शो करती है। हम एवरेज वैल्यू जानना चाहते हैं। हम जब फोरकास्टिंग की बात करते हैं हम एवरेज वैल्यूज जानना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्या जानना है कि इस जो मेरे पास इक्विटी है इसका फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है। आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक में इसका प्राइस क्या होगा। आपके पास वीकली डेटा है, आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के एंड पे इसका प्राइस कहां क्लोज होगा, कहां क्लोज होगा। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि मैं इस इक्विटी को होल्ड करूं या इसको सेल कर दूं, लेके चलूं या सेल कर दूं, बाय करूं या सेल कर दूं। आप ये फैसला इस बात पे करेंगे कि आने वाले अगले हफ्ते में इसका प्राइस कहां क्लोज होगा। आप वीकली क्लोज जानना चाहते हैं, फोरकास्ट करना चाहते हैं। आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, आपके पास वीकली डेटा है, उस वीकली डेटा के बेसिस पे आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं। आज आप यहां खड़े हैं, इस जगह पे आप खड़े हैं, और देख रहे हैं लाइन जो है ये अपवर्ड, अब तक जो लाइन थी अपवर्ड स्लोपिंग थी, आप यहां खड़े हैं तो लाइन तो ऊपर जा रही है। मतलब ये जो आपके पास वैल्यू है इक्विटी की राइज कर रही है, बढ़ रही है। कभी ऐसा होगा कि वैल्यू यहां आएगी, कभी ऐसा होगा वैल्यू यहां आएगी, कभी यहां आएगी, कभी यहां आएगी, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा। लेकिन आप देख रहे हैं जनरल जो टेंडेंसी इस लाइन की वो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये लाइन ऊपर जा रही है। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, मगर इन जनरल क्योंकि लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है तो होल्ड करने पे इसका प्राइस बढ़ेगा ही, आपको प्रॉफिट होगा ही। ये फोरकास्टिंग आप करना चाहते हैं। आप एक्चुअली में ये कभी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में अगले हफ्ते में इसका प्राइस होगा क्या। आप एक एस्टिमेट ले सकते हैं, हम अभी यहां खड़े हैं, अगले हफ्ते यहां खड़े होंगे। एक्चुअल वैल्यू यहां भी हो सकती है, एक्चुअली यहां भी हो सकती है।
ऊपर चली गई इससे आपके अंदाजे से तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आ गई तो लॉस होगा, लेकिन बार बार लॉस नहीं होगा, बार बार प्रॉफिट नहीं होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ऑन एन एवरेज जब आप बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो आप पाएंगे आपका जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो इस लाइन पे आ रहे हैं, दे आर ऑन दिस लाइन। ये मैं इसको लाइन बोल रहा हूं मगर ये मत मान लीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी समझाऊंगा अभी आगे आपको, ये सब बातें आएंगी आगे, ठीक है। तो रिग्रेशन में हमारा पर्पस है दैट वी वांट टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में एवरेज वैल्यू क्या होगी ये हम जानना चाहते हैं। एक्चुअल वैल्यूज हम नहीं मालूम कर सकते। क्यों नहीं मालूम कर सकते? क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, आउट ऑफ रीच होती है, उसको स्टडी करना, या तो पॉपुलेशन कई बार इनफाइनाइट होती है, स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, फाइनाइट होने पर भी उसको स्टडी करने के लिए कॉस्ट इतनी बड़ी होती है जो हम कर नहीं सकते। आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, ठीक है, आपके इलाके में 500 दुकानें जहाँ मोबाइल फ़ोन बिकते हैं, आप कहाँ से लेंगे? क्या हर दुकान पर जाके रेट चेक करेंगे और फिर खरीदेंगे? आपने अगर 500 बचाने हैं तो हर दुकान पे जाने में, रेट चेक करने में आप 5,000 रुपये खर्च कर देंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ? आप 2-3 दुकान पे जाएंगे, एक दुकान पे गए, दूसरी पे गए, तीसरी पे गए, आपको नज़र आया हाँ भाई लगभग यही प्राइस चल रहा है, आपने अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके फ़ोन ले लिया, इस शॉप ए से लेना है या बी से या सी से। आप क्या हर शॉप पे जाते हैं मोबाइल खरीदने से पहले? दिल्ली में जितनी भी शॉप्स हैं सब पे जाके रेट चेक करता हूँ, जहाँ से बेस्ट रेट मिलेगा वहाँ से लूँगा, ऐसा करने वाले हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? हम सैंपल स्टडी करते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मगर यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? हम एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। एक्चुअल वैल्यू जो कि पॉपुलेशन है उसको प्रेडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। रिग्रेशन का सबसे पहले अब देखें हिस्टोरिकल इस्तेमाल जो हुआ था वो हुआ था बाय सर फ्रांसिस गैल्टन। कई बार बच्चे जो होते हैं वो एमसीक्यूज़ की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए लिख लीजिएगा, इनका नाम सर फ्रांसिस गैल्टन। इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था। और हम इसमें करते क्या लिखे? रिग्रेशन एनालिसिस इन जनरल सेंस, regression analysis in general sense means the estimation or prediction of the unknown variable। एक unknown variable की वैल्यू को हम estimate या predict करना चाहते हैं, ठीक है, on the basis of known or given value or values of other variable or variables। ये मैं value और values क्यों बोल रहा हूं, variable और variables क्यों बोल रहा हूं, ये भी आगे आपको मालूम हो जाएगा। हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल्स और वेरिएबल, ठीक है। तो यानी हम एक वेरिएबल को फाइंड करना चाहते हैं, जिसको फाइंड करना चाहते हैं उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल whose value या whose average value, क्योंकि मैंने बताया हम averages की बात करते हैं, रिग्रेशन में we are using only average values। the variable whose average value is estimated is called the dependent variable। जिसकी हम average value find कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्या? dependent variable, या इसको बोलते हैं, और बहुत सारे नाम है इसके, बहुत सारे नाम है, explained variable और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल और रिग्रेसेंट बोलते हैं इसको, रिग्रेसेंट, ठीक है, या इसको बोलते हैं क्या हम? आउटकम, जो हमारा रिजल्ट आया है, आउटकम, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिस्पॉन्स वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? डिपेंडेंट। जो कॉमन हम टर्म्स यूज करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल यूज करेंगे, रिग्रेसेंट यूज करेंगे, बाकी टर्म्स और भी हैं, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस में हम यही 2-3 नाम यूज करते हैं। और वो वेरिएबल या वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमको पता है, गिवन है, उनको बोलते हैं क्या हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। द वेरिएबल्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, एस ब्रैकेट में ऐसा लगा दीजिए, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसकी चर्चा भी आगे होगी, डिस्कशन होगा इसका। द वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर नोन और गिवन, ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमको पता है, हमको गिवन है,
दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और इनको बोलते हैं क्या हम, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स और रिग्रेसर और इनपुट वेरिएबल, इनको हम एज इनपुट यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, प्रेडिक्टर, जिसकी बेसिस पे प्रेडिक्शन करते हैं। यहां भी सब नाम है, लेकिन हम जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या रिग्रेसर, इन्हीं को जनरली हम लोग यूज करने वाले हैं। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम गिवन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इन लीनियर रिग्रेशन, लिख लीजिए इस बात को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन लीनियर रिग्रेशन our primary objective is to explain the behavior of the dependent variable in relation to the behavior of independent variables में s को ब्रैकेट में ही लिखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और बोलनी है मुझे, allowing for the fact that the relationship between dependent and independent variable is inexact. रिलेशन कैसा है, inexact। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, inexact, जो मैंने भी आपको बताया कि आप एक्चुअली में ये नहीं बता पाएंगे कि अगले पीरियड, यहां आप जब यहां खड़े हैं तो अगले पीरियड में वैल्यू ये होगी कि ये होगी, ये होगी कि ये होगी, आप एक्चुअल नहीं बता सकते। आप जो भी वैल्यू बताएंगे, तुक्का लग जाए, सही हो जाए अलग बात है, इन जनरल वो वैल्यू गलत ही होगी, उसमें एक एरर आएगा। यहां पे एरर मतलब मिस्टेक नहीं होता, मतलब होता है डेविएशन, उसमें एक डेविएशन आएगा, जो वैल्यू आपने बोली है और जो वैल्यू एक्चुअल में आई है उनमें डिफरेंस आएगा। जिससे मैंने कहा आप शेयर प्राइस एस्टिमेट करना चाहते हैं, कभी आपने जो प्राइस एस्टिमेट किया उससे ज्यादा प्राइस नजर आएगा मार्केट में, कभी उससे कम प्राइस नजर आएगा, लेकिन जब लॉन्गर पीरियड में आप इनको इन डेविएशंस को एवरेज आउट करेंगे तो इनका एवरेज जो आएगा वो जीरो आएगा। यानी कभी प्राइस आपके एस्टिमेट से ज्यादा आएगा, कभी आपके एस्टिमेट से कम आएगा। ये जो डिफरेंसेस हैं जिनको हम एरर्स बोलते हैं, इन एरर्स का जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जीरो नजर आएगा आपको। यानी आप लॉन्गर पीरियड में क्या होंगे, ऑन एन एवरेज आप सही होंगे हमेशा, ऑन एवरेज यू विल ऑलवेज बी राइट। और यही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, वो हम करना भी नहीं चाहते, वो हम कर भी नहीं सकते। हम एवरेज वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम जो प्रेडिक्शन करें ऑन एन एवरेज वो सही हो, और ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ते जाएंगे, नए नए, इसमें एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नए नए टॉपिक सामने आएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे, फिर उस चैलेंज का हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक लंबी कहानी है, लंबी यात्रा। लेकिन जब एंड ऑफ द डे आप ये सब चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तो आप एक प्रेडिक्टर, आप एक फोरकास्टिंग पर्सन बन जाते हैं। आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं एक्चुअल में आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो 100% सही नहीं होगा, मगर ऑन एन एवरेज सही होगा। और यही हम करना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक्स या कह लीजिए इन सोशल साइंस, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आर दे आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, बल्कि दे हैव सम टेंडेंसीज टू मूव टुगेदर, उनमें कुछ टेंडेंसीज है। देखो आप एक चीज देखते हैं कि आपने पढ़ा कि डिमांड का प्राइस से इनवर्स रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़कर आते हैं, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, या पढ़कर आते हैं। मगर क्या क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर सिर्फ प्राइस असर डालता है और कोई वेरिएबल नहीं असर डालता? डालता है, इनकम भी असर डालती है। आजकल तो देखिए क्या हो गया है कि इंस्टाग्राम का ज़माना है, आपने एक रील देखी, आप उस रील से इन्फ्लुएंस हो गए, उस इन्फ्लुएंस से ऐसा इन्फ्लुएंस हुए कि उस प्रोडक्ट को आपने तुरंत वहीं के वहीं ऑर्डर कर दिया। फ़ोन से ही रील देखी, आपको समझ में आया, अरे बढ़िया बात बोल रहे हैं तो ऑर्डर करो। प्राइस क्या है, ज़्यादा है, कम है, महंगा है, सस्ता है, सोचा ही नहीं, तुरंत ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे आपके ख्याल में, आपके विचार में वो इन्फ्लुएंसर की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपने तुरंत उसको ऑर्डर कर दिया, प्राइस को कंसिडर किया ही नहीं। जबकि हम क्या कहते हैं, प्राइस के साथ तो डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, जबकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमने कहा कि जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में वो इनएग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं है।
एग्जैक्ट रिलेशनशिप डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। हम ये एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि अगर प्राइस 5% बढ़ेगा तो डिमांड कितने % कम होगी, ऑन एन एवरेज कितनी कम होगी ये कह सकते हैं। कभी उससे ज़्यादा कम हो जाएगी, कभी उससे कम होगी, लेकिन जब आप लॉन्गर पीरियड में देखेंगे तो आप अगर ये कह रहे हैं, रिजल्ट आपका कह रहा है रिग्रेशन का कि अगर प्राइस 5% बढ़ता है तो डिमांड 7% कम होनी चाहिए, तो ऑन एन एवरेज आपको रिलेशन नजर आएगा। किसी इंस्टेंस पे नजर आए इसकी जरूरत, इसकी ये जरूरी बात नहीं है, ऑन एन एवरेज नजर आएगा। जैसे आप अगले पीरियड में जाएं, आप देखें प्राइस 5% बढ़ा तो डिमांड 7% कम हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप ऑन एन एवरेज स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे जब जब प्राइस 5% बढ़ा, ऑन एन एवरेज डिमांड में 7% की कमी आई है। हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्ट नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप वेजेस को स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम मॉडल लिखेंगे कैसे, इसमें मैं अभी आगे आपको लेकर आऊँगा, मगर अभी एक आपको सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ, अभी सिर्फ समझने के लिए, टू बिगिन विद, हम पहला गियर डालने के लिए बस लिखने की कोशिश करते हैं। आप वेजेस को स्टडी करना चाहते हैं, आप पढ़ते हैं भाई कि आप पढ़कर आए हैं कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं उनकी वेजेस ज़्यादा होती हैं, जो कम एजुकेटेड उनकी वेजेस कम होती हैं। तो आप कहते हैं जो वेजेस हैं, वेजेस दे डिपेंड अपॉन बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एजुकेशन। अभी आप ये बीटा नॉट क्या है, ये बीटा 1 क्या है, ये सब धीरे धीरे रिवील होंगी चीज़ें, इनको लेके ज़्यादा टेंशन मत लीजिए अभी, ठीक है। अभी ये सोचिए कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आपसे कि वेजेस का एजुकेशन के साथ एक रिलेशनशिप है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ये रिलेशनशिप है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इनएग्जैक्ट है। यानी अगर किसी आदमी की एजुकेशन जो है वो मान ली उसने 20 ईयर्स की स्कूलिंग की है, 20 ईयर्स उसने कॉलेज स्कूल मिला के 20 ईयर्स स्टडी किया है, उसकी जो वेज होगी, हर आदमी की 20 ईयर्स जैसे स्कूलिंग करी है उसकी वेज सेम नहीं होगी। किसी की 1 लाख होगी, किसी की 1.5 लाख होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 1.25 लाख होगी, सबकी अलग होगी। यानी एजुकेशन के बेसिस पे जब वेज प्रेडिक्ट करेंगे तो एक्चुअल वेज जो आपको आज मिलेगा उसकी वेज इससे डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए यहां पर एक एरर होगा जरूर, उसको हम डिनोट करते हैं यूआई से। यूआई को बोलते हैं क्या, एरर टर्म, एरर टर्म। तो जो रिलेशनशिप है वेज में और एजुकेशन में वो एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट है। अगर ये एरर टर्म ना हो तो रिलेशनशिप एग्जैक्ट है। आपको अगर किसी की एजुकेशन पता है आप उसकी वेज बता सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि वो सब बच्चे जिन्होंने डीओ से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने 12 साल की स्कूलिंग करी, 3 साल का कॉलेज किया, 12 अब तो 4 साल है, हम 3 साल मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। 12 साल की स्कूलिंग, 3 साल कॉलेज, 15 साल की टोटल स्कूलिंग करी उन्होंने। क्या जिन जिन बच्चों ने 15 साल की स्कूलिंग करी उन सबकी वेज बराबर होगी? क्या आप सिर्फ इस पैरामीटर के बेसिस पे कि 15 साल की स्कूलिंग हुई है, इस बेस पे वेज का एस्टिमेशन दे सकते हैं? क्या बता पाएंगे आप? अगर आप बताएंगे भी तो वो रिलेशनशिप, आप एक पर्सन से मिलिए जिसने 15 साल स्कूलिंग करी, से पूछो भाई क्या वेज है आपकी, जो आपने अंदाजा लगाया उससे डिफरेंट होगा। दूसरे से मिलिए वो भी डिफरेंट होगा, तीसरे से मिलिए वो भी डिफरेंट होगा, चौथे से मिलिए वो भी डिफरेंट होगा, 5 से मिलिए वो भी डिफरेंट होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो जो डिफरेंसेस, कुछ की वेज आपके अंदाजे से ज्यादा होगी, कुछ की वेज आपके अंदाजे से कम होगी, तो जो एवरेज आएगा, डेविएशंस का एवरेज, वो 0 होगा। ऑन एन एवरेज आप सही बात कह रहे होंगे। कुछ लोगों की वेज आपके एस्टिमेट से ज्यादा होगी, कुछ की वेज आपके एस्टिमेट से कम होगी, मगर जो एवरेज रिजल्ट आएगा वो सही होगा। आप जो बात कह रहे हैं वो एवरेज है। आप कहते नहीं सर ये ना इसलिए आप गलत, रिजल्ट गलत आएगा हमारा क्योंकि हमने सिर्फ एजुकेशन को लिया, और भी तो वेरिएबल्स हैं, हम उनको भी ले सकते हैं। ठीक है भाई ले लो, मान लिया आपकी बात। एक बंदा कहता नहीं सर ऐसा करो, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एजुकेशन लिया आपने, प्लस आप बीटा 2 यहां पे एक्सपीरियंस भी ले लो। मैं कहूंगा अब भी एरर आएगा। 15 साल की एजुकेशन, 10 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे लोग पकड़ो जिनकी 15 साल की एजुकेशन है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उन सबकी वेज को आप चेक करके देख लो। जो आपका मॉडल एस्टिमेट करेगा, आपको जो रैंडम पर्सन मिलेगा उसकी वेज उससे अलग आ रही होगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। बाई चांस, बाय एज ए फ्लूक सेम आ जाए अलग बात है, वरना अलग आएगी। और डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो एरर है। क्योंकि अब ये बढ़ाने पर भी, वेरिएबल्स बढ़ाने पर भी जो रिलेशन आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, आप एग्जैक्ट रिलेशन पे नहीं पहुंचे। एक आदमी आता कहते सर नहीं एक काम और करते हैं, अभी भी कमी है, हम एक वेरिएबल और ऐड करते हैं,
एजुकेशन लिया हमने, हाँ जी लिया। एक्सपीरियंस लिया हमने, हाँ जी लिया। जेंडर भी ले लो, ठीक है जी सर, जेंडर भी ले लेते हैं, बीटा 3 जेंडर, मेल है या फीमेल है। ये भी एक टॉपिक आएगा, जेंडर का वेरिएबल जब ऐड करते हैं, डमी वेरिएबल्स के नाम से आएगा, आगे पढ़ेंगे, मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। अभी भी जो आप रिजल्ट निकालेंगे वो इनएग्जैक्ट होगा। अभी भी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि जो आपको पर्सन मिलेगा, जो मान लीजिए जेंडर, आप मेल जेंडर की बात कर रहे हैं, 15 साल की स्कूलिंग, 10 साल का एक्सपीरियंस, पर्सन मेल है, ये सब क्वालिटीज जिसमें है, उसको जब आप स्टडी करते हैं और आपने जो रिजल्ट प्रिडिक्ट किया डेटा लेकर, जो आपको पर्सन मिलता है जो जिसकी 15 साल की एजुकेशन है, 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो मेल है, आप उसके जब वेजेस पता करेंगे तो जो आपके मॉडल से रिजल्ट आए उससे डिफरेंट होगी। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जब आप बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, बार बार लोगों से मिलेंगे, आप बार बार उनके रिजल्ट निकालेंगे, तो जो डेविएशंस आ रहे होंगे वो कुछ डेविएशंस पॉजिटिव होंगे, कुछ डेविएशंस नेगेटिव होंगे। एवरेज जब उन डेविएशंस का करेंगे तो एवरेजली वो जीरो हो जाएंगे, डेविएशंस का एवरेज जीरो हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आपकी बात सही होगी, और यही हम करना चाहते हैं रिग्रेशन में। हमारा पर्पस एवरेजली सही होना है। हम ये नहीं कर सकते और ना करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डिटर्मिनिस्टिक हो जाएं, कि हम 100% सही बात बोल दें, ठीक है, ये नहीं करने वाले हम लोग, ये हमारा पर्पस ही नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम ऑन एन एवरेज जो हम प्रिडिक्शन करें वो ऑन एन एवरेज सही हो। आप कहेंगे सर फिर तो काम आसान है, जब हम मॉडल भी पढ़ेंगे आगे, जब मॉडल समझ जाएंगे आप, हम जब मॉडल को एस्टिमेट करने का तरीका सीख जाएंगे, इस प्रॉब्लम मत रहिएगा अभी कि बीटा नॉट क्या है, बीटा 1 क्या है, बीटा सर ने बताया नहीं, बताऊंगा, अभी आगे आएगी बारी इसकी। अभी तो मॉडल को मैंने प्रॉपरली डिफाइन भी नहीं करा है, वो डेफिनेशन भी आएगी। तो बस मैंने आपको एक अंदाजा दिया कि हम क्या क्या करके डिटर्मिनिस्टिक होने की कोशिश कर सकते हैं, मगर फिर भी हम डिटर्मिनिस्टिक होंगे नहीं, हम हमेशा इनएग्जैक्ट ही रह जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट हमारा ये है कि हम हमेशा एवरेज रिजल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, हम हमेशा एवरेजली सही होना चाहते हैं। तो मैं एक बात कर रहा था आपसे कि जब आप पढ़ लेंगे मॉडल कैसे डिटरमाइन करना है, बीटा नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, बीटा 1 की कैसे आएगी, बीटा 2 की कैसे आएगी, आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, निकालना भी आसान होगा। फिर भी गोइंग फॉरवर्ड आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि जो वैल्यूज आप निकाल रहे हैं उसमें भी कुछ फ्लॉज हो सकती हैं। जो हम मेथड लगातार यूज करते आ रहे हैं उन मेथड में भी फ्लॉज हो सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम पहले मेथड पढ़ेंगे, फिर उसको चैलेंज करेंगे, उसको फिर रिजॉल्व करेंगे उस चैलेंज को, कि इस चैलेंज का रिजोल्यूशन क्या है। अभी क्योंकि हम बहुत रॉ स्टेज पे खड़े हैं, बेसिक स्टेज पे खड़े हैं, मैं चैलेंजेस के नाम बोलूंगा भी तो आपको पता चलेंगे नहीं, इसलिए मैं उनका नाम बोल नहीं रहा, बस इतना बोल रहा हूं कि हम जब ये वैल्यूज एस्टिमेट करना सीख जाएंगे तो हम जब उसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे पता चलेगा कि जो हमने पहले वैल्यूज एस्टिमेट करने का मेथड सीखा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर हमको कैसे दूर करेंगे ये सीखेंगे। और यही ये सब्जेक्ट में करते जाएंगे, पहले मेथड सीखेंगे, फिर उसके चैलेंजेस को पढ़ेंगे, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये एक लंबा सब्जेक्ट है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं वो पहले इंट्रोडक्टरी या बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं, फिर अप्लाइड या एडवांस इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं, फिर आगे जाके उसके और भी टॉपिक्स हैं जो मास्टर्स में पढ़ते हैं, फिर उनको जाके समझ में आता है हाँ ये अब मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। और क्योंकि ये डायनामिक सब्जेक्ट है, एवर इवॉल्विंग है, तो नए नए इसमें हमारे सामने कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिनको हमको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होता है, चेंज करना होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखेंगे, तो ये सब काम हम करेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन ये बात हमको अंदाज़ा लेके चलना है कि हम यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकते। जब मैंने आपसे कहा कि हम प्रिडिक्शन करेंगे तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारी प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट होने वाली है। आपको एग्जांपल देता हूँ, जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आते हैं, तो जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आते हैं तो वो उन्होंने भी सैंपल लिया होता है, सैंपल लेके वो स्टडी करके बताते हैं इस पार्टी को, बीजेपी को इतनी सीट मिलेंगी, कांग्रेस को इतनी, फिर कहते हैं हमारा 3% का जो मार्जिन एरर है, इतना हमको आप मार्जिन दीजिए एरर होने का, इतना डेविएशन होने का हमको, मतलब हमने अगर कहा है 60 सीट आएंगी तो 60 का 3%, 3 सीट के आसपास कितना होगा, 60 का 3% ये होगा ना 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 के आसपास, तो 2 सीट कम ज़्यादा कर लीजिए आप, 62 भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है। तो इसलिए वो एक रेंज देते हैं कि इस रेंज के अंदर हमारा रिजल्ट आएगा। फिर भी जो रेंज उन्होंने दी उससे बाहर भी रिजल्ट आ सकता है और आता भी है। लेकिन जब आप बार बार एक ही काम करेंगे
तो आप पाएंगे कभी कभी आपके रेंज से पॉजिटिवली बाहर गया है, कभी नेगेटिव बाहर गया है। एवरेज रिजल्ट जो आएगा वो आप ऑन एन एवरेज सही बात करेंगे, और यही हम करना चाहते हैं यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स में। ठीक है, राइट। अब हमको ग्रेजुअली सब्जेक्ट को बिल्ड करना है, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें लिखी हैं, देखिए आपके सामने। मैंने स्टार्टिंग में कहा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अगर आपको याद हो मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन से बात शुरू की थी अपनी। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन समझा दिया क्या है। रिग्रेशन में हम एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल और वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये सिंपल क्या है ये समझते हैं, लीनियर भी समझाऊंगा अभी। सिंपल क्या है समझते हैं। मैंने आपको वेज वाले एग्जांपल में देखिए एक मॉडल ये लिख के दिया जहां पे वेज जो है सिर्फ एजुकेशन पे, हम वेजेस को हम एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। लेकिन इन दो मॉडल में हम वेजेस को एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। यहां पे एजुकेशन एक्सपीरियंस है, यहां पे एजुकेशन एक्सपीरियंस और जेंडर है। तो ऐसे वेरिएबल्स जहां पे डिपेंडेंट तो हमेशा एक ही होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल तो सब में एक होगा। ऐसे वेरिएबल जहां पे एक डिपेंडेंट को हमने एक ही इंडिपेंडेंट के बेसिस पे एस्टिमेट किया है, उनको बोलते हैं सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स। क्या बोलते हैं उनको? सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स। लीनियर क्या बताऊंगा अभी, लीनियर बात रहती है अभी बतानी। मगर ऐसे वेरिएबल्स जहां पे हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो लिखिए टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स, 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स, नंबर 2 मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स। पहले सिंपल की बात करते हैं। सिंपल रिग्रेशन स्टडीज, सिंपल रिग्रेशन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक डिपेंडेंट और एक एक्सप्लेनेटरी, जैसे कि ये एग्जांपल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वेज WI इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एजुकेशन I प्लस UI। I मतलब हम यहां पर क्रॉस सेक्शनल डेटा लेके चल रहे हैं। हम जब T लगा देनी तो हम टाइम सीरीज डेटा लेके चल रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है WT इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एजुकेशन T प्लस UT। ये सब अभी आगे की बातें, ग्रेजुअली हम इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस टेक्निकलिटी को अभी अवॉइड करके चलता हूं। बस इतना बताता हूं, W जो है हम एस्टिमेट कर रहे हैं द बेसिस ऑफ एजुकेशन। WI इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एजुकेशन I प्लस UI। बीटा नॉट बीटा 1 क्या है ये भी अभी बताऊंगा। अभी फोकस क्या है मेरा कि मैं वेज को एस्टिमेट कर रहा हूं सिर्फ एक वेरिएबल के बेसिस पे, और वो है एजुकेशन। सो द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज बीन एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस मॉडल इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसको बोलते हैं क्या? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, मल्टीपल क्या है? when one dependent variable is estimated, when ये बहुत सारा रफ वर्क हो गया, when one dependent variable is estimated on the basis of 2 or more, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 2 or more independent variables, then we call it multiple regression। इसलिए मैंने वहां पे वेरिएबल के साथ एस लिखवाया था ना, कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने वेरिएबल्स लिखवा दिया था, वैल्यूज लिखवा दिया था। ठीक है, जब आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में जब मैं लिखवा रहा था मैंने वेरिएबल के साथ ब्रैकेट में लिखवाया था, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन अगर हम स्टडी करेंगे तो वहां पे हमारे पास एक से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये सब आएंगे, आपके 100 भी आएंगे नहीं 100 नहीं आएंगे, 4-5 तक तो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं आएंगे। रियल लाइफ में तो बहुत कुछ आप, जब आप इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज लेकर आएंगे, जब आप इस सब्जेक्ट को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे, तब तो बहुत कुछ होगा। लेकिन अभी स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर जब स्टडी कर रहे हैं इसको, तो आपके सामने 2, 3, 4, 5 इतना ही, यही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम 2 तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे, सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स पढ़ेंगे या फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? इंपॉर्टेंट है समझना इन चीजों को। अब
अब एक और बात, मैं बार बार लिखता हूं क्या, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मैं आपको रिग्रेशन बता चुका, मैं आपको सिंपल बता चुका। अब बात आती है लीनियर की। ये लीनियर का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर ये तो हमको पता है, हम जानते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि जो इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट है उसमें हमें 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। हमको मैथ्स आना चाहिए, हमको स्टैट्स आना चाहिए, और हमको इकोनॉमिक नोशंस आने चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, पब्लिक, जो जो हम मॉडल्स पढ़ते हैं उन सब के कंसेप्ट पे हमारी कमांड होनी चाहिए, वरना हम समझ नहीं पाएंगे मॉडल क्या कह रहा है। तो जब हम एक फंक्शनल फॉर्म देना चाहते हैं, जब हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं हाँ सर हम पढ़कर आते हैं लीनियर फंक्शन क्या होता है, हमको पता है क्या है लीनियर फंक्शन। तो मैं आपको ये कहता हूं जो आपको लीनियर फंक्शन पता है वो हम यहां यूज नहीं करने वाले, हम कुछ और यूज करते हैं। हम जब लीनियर फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी डिग्री 1 है। एक्स और वाई या जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं सबकी डिग्री 1 है, तो लीनियर फंक्शन। इसको बोलते हैं लीनियरिटी इन वेरिएबल्स। मगर हम यहां पर जो स्टडी करते हैं वो लीनियरिटी इन वेरिएबल स्टडी नहीं करते, हम लीनियरिटी इन पैरामीटर स्टडी करते हैं। ये जो बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 हैं, इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इनको? पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स है, अननोन है, इनकी वैल्यू नहीं पता हमको, मगर इनको हम क्या कह के संबोधित करते हैं, क्या कह के पुकारते हैं, क्या इनके नाम, इनको बोलते हैं क्या? हम पैरामीटर्स। ये जो पैरामीटर्स हैं, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, जितने भी हैं, इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए। हमारे मॉडल में वी आर कंसर्न्ड विद linearity in parameters. We want that the regression model, in the regression model, the degree of all the parameters should be nothing but 1. इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए और कुछ नहीं, 1 के अलावा नहीं चाहिए। ठीक है, तो लिखिए, by linearity we mean linearity in parameters. Linearity in parameters. The regression, in the regression model, the degree of all the parameters should be 1 होनी चाहिए डिग्री। जैसे हम कहते हैं yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस ui। हम कहते हैं yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi स्क्वायर प्लस ui। हम कहते हैं yi, या ऐसे कह लीजिए, कहाँ गया, हाँ, yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 बाई xi प्लस ui। हम कहते हैं yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 अंडर रूट xi प्लस ui। हम कहते हैं yi इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा नॉट प्लस 1 बाई बीटा 1 xi प्लस ui। तो आप कहेंगे सर ये मॉडल लीनियर है, आप कहेंगे सर ये मॉडल लीनियर नहीं है, आप कहेंगे ये भी लीनियर नहीं है, आप कहेंगे ये भी लीनियर नहीं है, आप कहेंगे सर ये तो लीनियर है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे अब कहना ये चाहता हूं, मेरा पॉइंट ये है कि आप वेरिएबल्स को मत देखिए, वेरिएबल्स की क्या डिग्री है ये मत देखिए। देखिए क्या कि जो वेरिएबल्स के अलावा जो पैरामीटर्स उनकी डिग्री क्या है। बीटा नॉट की डिग्री 1 है, बीटा 1 की 1 है, तो ये LIP है, लीनियर इन पैरामीटर्स। बीटा नॉट की डिग्री 1 है, बीटा 1 की 1 है, तो ये LIP है, लीनियर इन पैरामीटर्स। डिग्री 1 है दोनों पैरामीटर की, तो LIP लीनियर इन पैरामीटर्स। यहाँ डिग्री 1 है तो LIP लीनियर इन पैरामीटर्स। यहाँ डिग्री 1 नहीं है तो ये LIP नहीं है। भले ही यहाँ पे y और x की डिग्री 1 है, ये LIV है, लीनियर इन वेरिएबल्स, मगर ये हमारे काम का नहीं है। हम ये वेरिएबल स्टडी, ये मॉडल स्टडी नहीं करने वाले यहाँ पे। हम ऐसे मॉडल स्टडी नहीं करने वाले यहाँ पे जिनमें पैरामीटर्स की डिग्री 1 ना हो। हम ऐसे ही मॉडल स्टडी करने वाले जहाँ पे पैरामीटर्स की डिग्री क्या हो, 1। अब आप समझ गए रिग्रेशन मतलब क्या है। अंडर रिग्रेशन we estimate the value of one dependent variable on the basis of given values of one or more independent variables. ठीक है, लीनियर मतलब we are concerned with the models where the parameters have degree 1. We are not concerned with the degree of the variables. वो उनकी डिग्री 1 है, 2 है, 3, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग तरह से एस्टिमेट करते हैं, वो अलग बात है, मगर हम उसको माइंड नहीं करते। वी आर कंसिडरिंग ओनली दोज मॉडल्स वेयर डिग्री ऑफ पैरामीटर्स इज 1। एंड इनिशियली आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल, आगे जाके मल्टीपल भी आएंगे और भी बहुत सारी फॉर्म्स आएंगे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल आई मीन टू से दैट देयर इज 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको, राइट? अब जैसे हम देखिए, हम ग्रेजुअली धीरे धीरे सब्जेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बिल्डअप करते चल रहे हैं, धीरे धीरे आप समझते जा रहे हैं। अब तक आप
बहुत सारी बातें समझ चुके हैं। अब एक और बात समझनी है हमको जो स्टैटिस्टिक्स से आती है। जैसे अभी हम यहाँ फंक्शनल फॉर्म की बात कर रहे थे मैथ्स के बेसिस पे, अब स्टैटिस्टिक्स एक बात लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं कि पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या है भाई? पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन जो पूरा डेटा है, जो डेटा सेट है, जिसको कंप्लीट डेटा सेट को हम स्टडी करना चाहते हैं, वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज द एंटायर डेटा सेट अंडर स्टडी, अंडर स्टैटिस्टिकल स्टडी। द एंटायर डेटा सेट, पॉपुलेशन इज एंटायर डेटा सेट अंडर स्टैटिस्टिकल स्टडी। इसको हम यूनिवर्स भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट यूनिवर्स, यूनिवर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये हो सकता है सेट ऑफ इंडिविजुअल, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को स्टडी कर सकते हैं, आप उनकी इनकम को स्टडी कर सकते हैं, आप उनके मार्क्स को स्टडी कर सकते हैं, आप प्लैनेट्स को स्टडी कर सकते हैं, आप प्राइसेस को स्टडी कर सकते हैं, आप कंट्रीज की जीडीपी को स्टडी कर सकते हैं। तो जिनको भी आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो पूरा डेटा सेट है जिसको हम कंप्लीटली स्टडी करना चाहते हैं, वो पॉपुलेशन है। इट कैन बी फाइनाइट एंड इट कैन बी इनफाइनाइट। पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है, पॉपुलेशन इनफाइनाइट भी हो सकती है। आप देखते हैं जब एस्ट्रोनॉमी में जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो जब स्टडी करते हैं प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को, स्टार्स को, तो किसी को नहीं पता कितने स्टार्स हैं, कितने यूनिवर्स हैं, एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो कितने सैटेलाइट्स हैं, ये कोई नहीं जानता है। एक अंदाज़ा ही तो लगाते हैं हम, एक अंदाजे से तो बोलते हैं कि इतने मिलियंस हैं, इतने बिलियंस हैं, एक एस्टिमेट तो है, किसने गिने थोड़ी नहीं जाकर। तो पॉपुलेशन जो होती है वो फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। फाइनाइट होते हुए भी उसको कई बार स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, बताऊंगा अभी, एक एग्जांपल दूंगा आपको। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट एंड इट कैन बी इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो भी स्टडी करना मुश्किल होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, मैंने कहा कि जाओ भाई अपने कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ते हैं, आपके कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? तो 2500 बच्चे पढ़ते होंगे। अपने कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सब से जाके मिलो और उनका नाम और उनकी फैमिली इनकम नोट करके ले आओ। सबसे मिलना, पूछना भाई आपका नाम बताओ, आपकी फैमिली इनकम बताओ, क्या फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम क्या बता दो, नोट करके हमें इसको एक स्टडी करें कि हमारे कॉलेज में फैमिली इनकम, कितने फैमिली इनकम के बच्चे पढ़ते हैं, रेंज क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक, लोअर क्या है, हायर क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, सब हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इसलिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्या आप सब बच्चों से मिल पाएंगे? क्या सब बच्चे आपको अपनी फैमिली इनकम बता देंगे? कुछ ऐसे होंगे, मैं तुझे क्यों बताऊं, हु आर यू, व्हाई शुड आई टेल यू, नहीं बताएंगे कुछ लोग। और अगर मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो सब लोग बड़े ही दयालु हैं, बता देंगे, क्या आप सबसे मिल पाएंगे? पॉसिबल है ये करना। फिर आप क्या करेंगे, या हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं सैंपल स्टडी। सैंपल क्या है जी? अ सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। मैं ऐसा मानता हूं, ये आप स्टार्ट से पढ़कर आए हैं, ये बात आप जानते हैं, फिर भी रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि मैं जब आगे यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का सबसेट है सैंपल, ठीक है। और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं? वी स्टडी सैंपल टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स, टू एस्टिमेट द फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के फीचर्स को स्टडी करने के लिए हम सैंपल को स्टडी करते हैं। सैंपल हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हम पॉपुलेशन को जानना चाहते हैं। आपने क्या किया, आप हर क्लास के, आपने सोचा एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो मैं हर क्लास के 5 बच्चों से मिलूंगा, ठीक है। 50 क्लासेस हैं, हर क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 2500 बच्चा, 2500 स्टूडेंट्स आर देयर इन माय कॉलेज, आई विल मीट 5 स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास, ठीक है। और उनसे जो इनकम मिलेगी उसके बेसिस में एक अंदाज़ा लगा लूँगा, एक्सट्रपलेट कर लूँगा कि मेरे कॉलेज में इनकम क्या है, इनकम की रेंज क्या है, या बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, ठीक है। तो आप एक कन्वीनियंट वे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना शायद पॉसिबल भी नहीं है, वो करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सैंपल स्टडी करते हैं, ठीक है। सैंपल रैंडम भी हो सकता है, नॉन रैंडम भी हो सकता है। ये बातें स्टैटिस्टिक्स की, उसको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करता हूँ कि रैंडम सैम्पलिंग क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, या
बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, उसको छोड़ के चलते हैं। बस हम ये मान के चल रहे हैं हमने एक सैंपल लिया, उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं। अगर सैंपल का साइज 30 से छोटा है तो उसको बोलते हैं क्या, हम लोग उसको बोलते हैं स्मॉल सैंपल, 30 या 30 से बड़ा तो बोलते हैं लार्ज सैंपल। ठीक है, अब देखिए हम जो इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं, हम एक सैंपल के बेसिस पे मॉडल सेट करेंगे। हम एक्चुअली में ट्रू जो मॉडल है, जो पॉपुलेशन का मॉडल है, वो जानना चाहते हैं। पॉपुलेशन स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हम सैंपल के बेसिस पे मॉडल स्टडी करेंगे। उस मॉडल से हम अंदाजा लगाएंगे पॉपुलेशन कैसी है। और जैसे जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए टॉपिक्स अनफोल्ड होंगे, आपको पता चलेगा अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद गलत भी हो सकती हैं, उनको अब रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हमको कुछ रेजोल्यूशंस लेने पड़ेंगे, रेजोल्यूशन मतलब उसके करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे हमको, वो भी हम लेंगे आगे जाके। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में सैंपल से मॉडल फिट करना सीखेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे हमारा जो मॉडल है क्या वो एक्चुअली में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमने जब पढ़ लिया पॉपुलेशन और सैंपल, तो अब हम मॉडल्स की बात करते हैं। जो मैंने अभी आपको ये लिख के दिए थे, ये सब हैं तो मॉडल्स ही, मगर मैंने भी इनके बारे में आपको बताया नहीं, अब बताऊंगा ग्रेजुअली, अब बताऊंगा। अब हम लोग इस बात को स्टडी करेंगे टेक्निकली। अब हम लोग यहां से स्टडी करने वाले हैं कि रिग्रेशन मॉडल्स होते किस तरह के। तो हम पहले बात करते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, इसको बोलते हैं पीआरएफ। मजेदार चीज है पीआरएफ। देखो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रू रिलेशनशिप को वास्तविक में, वास्तविकता में उनमें क्या रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो पीआरएफ है। लिख लीजिए, द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पीआरएफ डिस्क्राइब्स द ट्रू रिलेशनशिप between the dependent variable and the independent variable। ठीक है, फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के बेसिस पर। इट टेल्स अस हाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y चेंजेस, हाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y चेंजेस एज x चेंजेस। x के चेंज होने पर y की एवरेज वैल्यू कैसे चेंज होती है, हाउ EY चेंजेस एज x चेंजेस। ठीक है, दो बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि पीआरएफ इज फिक्स्ड बट अननोन। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको? मैंने स्टार्टिंग में आपको यह कहा था कि हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, हम एवरेज प्रेडिक्शन करते हैं। एक्चुअल प्रेडिक्शन करना हमारे स्कोप से बाहर। वो तब होगा जब हमको अगर पीआरएफ ही पता चल जाए तो हम एक्चुअल बता देंगे क्या होने वाला है, वो पता ही नहीं हमारे को। तो पीआरएफ फिक्स्ड है मगर अननोन है। और दूसरी बात, पीआरएफ रिप्रेजेंट्स सम इकोनॉमिक लॉ। आप पढ़कर आते हैं कंजम्पशन जो है C इज इक्वल टू C बार प्लस C1Y, ये पढ़कर आते हैं। ठीक है, तो इस नोशन को, ये जो नोशन है C इज इक्वल टू C बार प्लस Y, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। आप पढ़कर आते हैं डिमांड का प्राइस से इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये जो नोशन है ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। ठीक है, आप पढ़कर आते हैं इन्वेस्टमेंट जो है उसका इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ये नोशन जो है ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। यहां पर कुछ चीजें अननोन है। C बार क्या है, C1 क्या है, नहीं पता। A क्या है, B क्या है, नहीं पता। I बार क्या है, B क्या है, नहीं पता। ये हमको नहीं पता, हम इनको पता करना चाहते हैं, उसके लिए सैंपल यूज करेंगे, वो भी आएगा कंसेप्ट आगे। तो इन जनरल हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, ये तो एक इनफॉर्मल बात होगी, अब फॉर्मल पे चलते हैं। मैथमेटिकली we represent PRF as EY oblique XI is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 XI। अब तक मैंने आपको बीटा नॉट बीटा 1 की डेफिनेशन नहीं दी थी, अब दूंगा। अब समझाऊंगा बीटा 1 नॉट क्या है, बीटा 1 क्या है, X क्या है, EY क्या है, ये सब बातें अब समझेंगे लोग। ठीक है, तो देखिए EY
oblique xi, ey oblique xi means mean value और expected value और average value of y. ये क्या है? mean, average और expected value of y conditional upon some given वैल्यू ऑफ एक्स. ये पढ़ते आए ना कंडीशनल प्रॉपर्टी में, आप प्रेजेंटेशन पढ़कर आते थे वाली. तो ई वाई ऑब्लिक एक्स क्या? इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल अपॉन सम गिवन वैल्यू ऑफ एक्स. बीटा नॉट एंड बीटा वन, अब ये क्या है? दे आर अननोन पैरामीटर्स. ठीक है, या इनको बोलते हैं क्या? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, also known as regression coefficients. Their values are fixed but unknown. उनकी वैल्यूज फिक्स है मगर हमको नहीं पता. हमको नहीं पता पॉपुलेशन में सी बार क्या है, सी वन क्या है. हमको नहीं पता पॉपुलेशन में ए क्या है, बी क्या है. हमको नहीं पता आई बार क्या है, बी क्या है. हमको नहीं पता. ठीक है, हम एस्टिमेट करेंगे सैंपल्स मगर अभी हमको नहीं पता. इसमें बीटा नॉट को क्या बोलते हैं? बीटा नॉट को बोलते हैं, बीटा नॉट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट टर्म. इंटरसेप्ट टर्म. ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0. अगर x 0 होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी. तो एवरेज वैल्यू ऑफ y क्या होगी? बीटा नॉट. तो बीटा नॉट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 0. और ये बीटा वन क्या है? बीटा वन है स्लोप टर्म. स्लोप टर्म ये शो करता है कि अगर x में स्मॉल चेंज आएगा, वेरी स्मॉल चेंज आएगा, तो एवरेज वैल्यू वाई में क्या चेंज आएगा. ये शो करता है चेंज इन एवरेज वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल एक्स फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स. बीटा वन इज स्लोप टर्म. इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एवरेज वैल्यू ऑफ वाई ड्यू टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, एक्स में छोटा सा चेंज आने से वाई में जो चेंज आएगा, एवरेज वैल्यू वाई में चेंज आएगा, वो मेजर करता है कौन? बीटा वन. अब यहां पर मैंने आपको बता दिया बीटा नॉट बीटा वन जो हैं ये अननोन पैरामीटर्स हैं मगर इनकी वैल्यू फिक्स है. हमको पता नहीं क्या है लेकिन फिक्स वैल्यूज है. ये डेविएट नहीं होते. ऐसा नहीं है रोज उठ के नई वैल्यू लेकर आ जाते कहीं से. हम इनको फिक्स्ड मानते हुए इनको जानने की कोशिश करते हैं. जानेंगे कैसे? सैंपल से. कैसे वो बताऊंगा अभी आपको. राइट, ये बात क्लियर हो गई. एक चीज और, ये जो मॉडल मैंने आपके सामने लिखा अभी ये जो मॉडल लिखा है मैंने, ये वाला, क्या ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है? क्योंकि अगर मुझे x पता हो तो मैं तो y निकाल सकता हूं. मुझे अगर x पता हो मैं तो y निकाल सकता हूं. तो क्या ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है? जी नहीं, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल नहीं है. एक्चुअली में हमारे सामने जब हम वैल्यू निकालेंगे y की तो ऐसा होगा कि x की जो वैल्यू डालने पर y की वैल्यू आएगी एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आ जाए. और डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है. दैट डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, दैट डिफरेंस कैन बी नेगेटिव. वो डिफरेंस क्या होगा हमको नहीं पता है. ठीक है, उस डिफरेंस को हम नहीं जानते हैं. तो इसलिए वो डिफरेंस जो है एक रैंडम टर्म है. रैंडम टर्म. अब हमको इस पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में हमको एक रैंडम टर्म ऐड करनी होगी. जब हम ऐड करते हैं, रैंडम को हम स्टोकेस्टिक भी बोलते हैं. रैंडम को हम क्या बोलते हैं? स्टोकेस्टिक. तो जब हम रैंडम टर्म ऐड कर देते हैं मॉडल बन जाता है क्या? स्टोकेस्टिक पीआरएफ, स्टोकेस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. because the relationship between x and y is non-exact. x और y का रिलेशनशिप एग्जैक्ट नहीं है. All the variations in y are not only because of x. So there is some randomness in the behavior of y due to change in x. When we add a random term in the population regression model या population regression function, then it becomes stochastic PRF. बन जाता है क्या? yi is equal to e y oblique xi plus error term ui.
यानी ये जो आपने निकाला था ये एक डिटर्मिनिस्टिक टर्म थी कि जब x आपको पता है तो y आप पता लगा सकते हैं कि y क्या होगा, एवरेज वाली y पता लगा सकते हैं, मगर एक्चुअल y उससे डिफरेंट हो सकता है। वो डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उस डिफरेंस को जब हम ऐड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एरर टर्म के फॉर्म में, तो जो मॉडल बनता है वो क्या है हमारा स्टोचैस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। कह सकते हैं yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस ui। दिस इज द स्टोचैस्टिक फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। क्योंकि देखिए अगर हम सारी वैल्यूज को एक जगह प्लॉट कर दें, एक जगह लिख दें और उसके बाद हम कोशिश करें एवरेज निकाल के प्लॉट करने की, तो एवरेज एक स्ट्रेट लाइन आए जरूरी नहीं है, एवरेज का स्ट्रेट लाइन आना जरूरी नहीं है, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करे ये भी जरूरी नहीं है, वो अलग हो सकती है उससे। ठीक है, देयर इज रैंडमनेस इन्वॉल्व्ड। आज आप स्टॉक का प्राइस पिछले एक साल का डेटा लेके स्टॉक का प्राइस एस्टिमेट कीजिए, अगले दिन का जो प्राइस आप एस्टिमेट करेंगे एक्चुअल प्राइस वो नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता कल का प्राइस होगा। ठीक है, आप जब न्यूज़ चैनल देखते हैं, बिजनेस न्यूज़ चैनल जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं, आज ये स्टॉक आप ले लो और ये मान लो आपने 500 रुपये का खरीदा है, आप इसको 510 का बेच देना और 495 मेरा स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस क्यों देते हैं? इतना ही अगर उनको भरोसा हो, अगर इतना ही डिटर्मिनिस्टिक है कि ये बढ़ने ही वाला है, तो फिर स्टॉप लॉस क्यों देते हैं? और स्टॉप लॉस हिट भी होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता। फिर हम उनको फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि ऑन एन एवरेज वो बात सही बोलते हैं। हमारे को 10 रुपए का लॉस होगा, 5 रुपए का, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, 5 रुपए का लॉस होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ऑन एन एवरेज जो वो बात वो बोल रहे हैं वो सही होगी। किसी एक इंस्टेंस पे उनका जो कहना है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ना होने के चांसेस ज्यादा है। और वो पॉजिटिव साइड पे गलत होंगे कि नेगेटिव साइड पे गलत होंगे ये भी नहीं कह सकते। वो कह रहे 510 पे बेच देना, वो 550 हो गया स्टॉक, 2 दिन के अंदर ही 550 रुपये हो गया। वो गलत तो हुए लेकिन पॉजिटिव साइड पे, आप उनके गलत होने बड़े खुश हो रहे हो, अच्छा हो गया, गलत हो गया, 550 का हो गया, मैंने 500 का लिया था 550 का हो गया, कितना फायदा हो गया मेरे को। वो गलत अब भी हैं मगर पॉजिटिव साइड पे। और अगर 490 का हो जाए तब भी गलत है, अगर नेगेटिव साइड पे है। तो कभी वो पॉजिटिव साइड पे गलत होंगे, कभी नेगेटिव साइड पे गलत होंगे। किस दिन वो पॉजिटिव होंगे, किस दिन नेगेटिव होंगे, ये कोई नहीं बता सकता पहले। ये रैंडमनेस है, और हम जब इस रैंडमनेस को रिकॉग्नाइज करके मॉडल में ऐड करते हैं तो बनता है क्या, स्टोचैस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये जो यूआई है, इसी यूआई को बोलते हैं क्या हम लोग, इस यूआई को बोलते हैं हम एरर टर्म। फिर से बोलता हूं, स्टैट्स में एरर का मतलब मिस्टेक नहीं होता। स्टैट्स में एरर का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। एवरेज से कितना डेविएशन है, आप एवरेज से कितना दूर हैं, वो आपका डेविएशन है। इसको हम डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म। इसको हम नॉइज टर्म भी बोलते हैं। और क्योंकि मैं नहीं जानता ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, ये कोई नहीं जानता, इसलिए इसको हम रैंडम टर्म भी बोलते हैं। इसको स्टोचैस्टिक टर्म भी बोलते हैं। रैंडम स्टोचैस्टिक की बात है, सब इसके नाम है। क्लियर? ठीक है, देखो कई बार थ्योरी जो होती है ना वो थोड़ा सा ओवरवेम कर देती है, तो मैं एक डायग्राम से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। देखो भाई, सपोज मैं एक्स एक्सिस पे इनकम को रिप्रेजेंट करता हूं और वाई एक्सिस पे मैं कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता हूं, राइट? आप एक बात जानते हैं कि इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है, मगर एक चीज बताइए, मान लो x1 जो है वो 100 है, यानी वो लोग जो 100 रुपए कमाते हैं, क्या जो लोग 100 रुपए कमाते हैं सब एक बराबर पैसा खर्च करते होंगे? नहीं, कोई 100 में से 20 खर्च करेगा, कोई 80 खर्च करेगा, कोई 100 के 100 खर्च कर डालेगा। तो कुछ लोग इतना पैसा खर्च करेंगे, कुछ इतना खर्च करेंगे, कुछ इतना खर्च करेंगे, कुछ इतना खर्च करेंगे, कुछ इतना खर्च करेंगे। मान लीजिए ये एवरेज वैल्यू है, दिस इज एवरेज, ये एवरेज है। इसी तरह से वो लोग जो 200 कमाते हैं वो क्या करेंगे, कुछ लोग ये अमाउंट खर्च 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 करेंगे। यहां भी मान लेते हैं ये एवरेज है। इसी तरह से अगर हमारे पास x3 है, वो लोग जो कि 300 रुपए कमाते हैं, x3 इज इक्वल टू 300, ये कितना पैसा खर्च करेंगे?
सबका यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर अलग अलग आएगा भाई। और मान लेते हैं ये एवरेज है मेरे पास। इसी तरह से मान लीजिए जो 400 रुपये कमाते हैं वो कितना खर्च करेंगे, इसको भी ले लेते हैं हम लोग। और सपोज ये एवरेज है। जो कुछ नहीं कमाते हैं वो भी तो कुछ खर्च करेंगे, ये एवरेज है। जो कुछ नहीं कमाते उनका खर्च है, ये एवरेज है। तो जब मैं इन सब एवरेजेस को कंबाइन करके एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, इनको मिला के एक लाइन बनाता हूं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, PRL। ये रिप्रेजेंट करिए एवरेजेस को। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू x1। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू x2। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू x3। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू x4। इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ। ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है। इसका स्ट्रेट लाइन होना कतई जरूरी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीनियरिटी इन वेरिएबल्स। आप पढ़ते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड, जब आप पढ़ते हैं आप कहते हैं प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो जरूरी नहीं है कि जो डिमांड कर्व हो वो डाउन स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन हो। ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड कर्व जो हो वो इस शेप में हो। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है ये कोई स्मूथ कर्व होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ये लीनियर होगी, क्योंकि लीनियरिटी से मेरा मतलब ये है ही नहीं कि लीनियरिटी इन वेरिएबल्स, लीनियरिटी इन पैरामीटर्स। और यहां हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे हमने इनकम को रिप्रेजेंट करा है, कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करा है। हमने वेरिएबल्स के टर्म्स में लीनियर लिया नहीं, मगर यहां पे रिप्रेजेंट करें वेरिएबल्स, इसलिए लीनियर कहते हुए भी ये लीनियर स्ट्रेट लाइन हो जरूरी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये डिफरेंस है, 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 इस तरह से यहां डिफरेंस है, यहां डिफरेंस है। इन सबको बोलते हैं कि इनको बोलते हैं एरर्स। बोलते हैं क्या? एरर्स। अब तक मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, एरर मतलब मिस्टेक नहीं है, एरर मतलब मिस्टेक नहीं है। यहां देखिए एरर मतलब क्या है? डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। ये y की एक्चुअल वैल्यू है बेटा, और ये एवरेज वैल्यू है। तो एक्चुअल और एवरेज में जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, वो है एरर। द डेविएशन, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू इज द एरर। इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं UI। और ये रैंडम होती है। कोई नहीं बता सकता इस धरती पर कि एवरेज, ये जो एरर है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये बड़ी होगी या छोटी होगी, ये बता पाना संभव नहीं है। ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए रैंडम है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? अच्छा तो हमारा जो पर्पस है स्टडी करने का, वो हम ये जानना चाहते हैं क्या है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। मैंने कहा बीटा नॉट बीटा वन फिक्स्ड है, मगर अननोन है। अननोन इनको नो करना चाहते हैं, इनको जानना चाहते हैं। कैसे जानेंगे? इसके लिए फिर हम सैंपल लेते हैं और हम बनाते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। क्या बनाते हैं जी? कहां गए रबड़ भैया? इधर आ जाओ। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन, इसको बोलते हैं SRF। तो हम एक सैंपल का डेटा लेके जब वेरिएबल्स की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, कैसे करते हैं अलग टास्क है, वो भी सीखेंगे। हम ये सैंपल से वैल्यूज कैसे एस्टिमेट करते हैं वो सीखेंगे, आगे आएगा वो भी। लेकिन जब सैंपल का डेटा लेकर हम इन वैल्यूज के एस्टिमेटर फाइंड करते हैं, बीटा नॉट का एस्टिमेटर फाइंड करते हैं, बीटा वन का एस्टिमेटर फाइंड करते हैं, तो वो जो मॉडल बनता है उसको बोलते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। तो द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन लिख लीजिए, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन is an estimate of the population regression function obtained using sample data। sample data लेके हम बनाते हैं, इसी को कहते हैं the line of best fit। it is a line of best fit, line of best fit। सैंपल की खासियत ये होती है SRF की, सैंपल बदलने पे बदल जाता है। एक आए थे A.W. फिलिप्स, उन्होंने क्या देखा? A.W. फिलिप्स ने देखा कि भाई इन्फ्लेशन में
और अनएम्प्लॉयमेंट में जब उन्होंने यूके का डेटा लिया, ब्रिटेन का, तो उन्होंने पाया इन दोनों में एक ट्रेड ऑफ है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में। अगर हम हाई इन्फ्लेशन टॉलरेट करने के लिए रेडी हो जाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। उन्होंने स्टडी किया और बता दिया कि ऐसा रिलेशनशिप है। मगर उसके बाद जब मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं, वो कहते हैं भाई फिलिप्स भैया एक गलती कर दी आपने, एक्चुअल में ये ट्रेड ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एक्चुअल में ट्रेड ऑफ है चेंज इन इन्फ्लेशन और चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम नेचुरल रेट, उनमें है। फिलिप्स कहते हैं कि पाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन यू। मैं क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा रहा हूं तो बीटा नॉट बीटा वन लिखना प्रेफर करता हूं, लेकिन जब आते हैं हमारे मिल्टन फ्रीडमैन, वो क्या कहते हैं, ना 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 ऐसा मत करो, पाई माइनस पाई टी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एल्फा यू टी माइनस यू एन। ये है उनका जो ट्रेड ऑफ है, वो चेंज इन इन्फ्लेशन और चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट में है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं है। तो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की खासियत ये है कि सैंपल के बदलने पे ये बदल जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन को ये रिलेशनशिप इसलिए मिला क्योंकि वो किसी और डेटा को स्टडी कर रहे थे, A.W. फिलिप्स किसी और डेटा को स्टडी कर रहे थे। तो सैंपल की एक खासियत है, डेटा बदलने पर सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बदलेगा। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे पूरे सब्जेक्ट में कि हमने जो SRF बनाया है क्या वो वाकई में PRF को रिप्रेजेंट करता है, और ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। हम ऐसे बहुत सारे टूल्स पढ़ेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली? SRF इज रिप्रेजेंटेड एज y कैप i इज इक्वल टू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप xi। y कैप i इज इक्वल टू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप xi। कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा जाता है y कैप i इज इक्वल टू स्मॉल b नॉट प्लस स्मॉल b1 xi। ये जो स्मॉल b नॉट है या फिर बीटा नॉट कैप है, इट इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा नॉट, इट इज एस्टिमेटर ऑफ बीटा नॉट। इस तरह से स्मॉल b1 या बीटा वन कैप जो है, इट इज एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। वो था एस्टिमेटर किसका? ऑफ बीटा नॉट, और ये एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। यानी हम सैंपल से अंदाजा लगा रहे हैं, सैंपल लिया, उससे हमने मॉडल फिट करके पता लगाया बीटा नॉट कैप की वैल्यू क्या आ रही है, तो हम मानते हैं बीटा नॉट भी यही होगा। हमने बीटा वन कैप के लिए पता लगाया, मानते हैं बीटा वन भी यही होगा। सैंपल से हम पॉपुलेशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये जो y कैप है, y कैप एक्चुअल वैल्यू नहीं है, y कैप i इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू। y कैप i इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, इट इज एस्टिमेटर ऑफ EY ऑब्लिक XI। EY ऑब्लिक XI का क्या है? ये एस्टिमेटर है, ये EY ऑब्लिक X का एस्टिमेटर है। एक्चुअल वैल्यू ये भी नहीं है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू आपकी प्रेडिक्शन है। ये आप प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं मॉडल फिट करके कि y की वैल्यू क्या होगी अगले पीरियड में या अगले इंस्टेंस पे। ठीक है, वो वैल्यू सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और वो कितनी सही कितनी गलत, किस डायरेक्शन में सही किस डायरेक्शन में गलत, वो सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए यहां पे भी एक एरर टर्म आएगी, यहां भी आएगा क्या? स्टोचैस्टिक SRF, stochastic SRF, because the predicted value from the SRF might be different from the actual value, and the difference can be positive, can be negative, can be very large, can be very small. So again there is randomness in the difference. So when we recognize such randomness and add it into the model, we obtain stochastic SRF. yi is equal to y cap i plus EI, या इसको u cap i भी कहते हैं। ये EI क्या है? EI है एस्टिमेटर ऑफ UI। ऐसा भी कह सकते हैं yi is equal to बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप xi प्लस EI। यहां पे एक बात को समझना बहुत जरूरी है। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, मैं बार बार देखता हूं, 50 बार बताने के बाद भी करते हैं।
बार बार 2 को फिर करते हैं। क्या मिस्टेक है? वो कहते हैं वाई कैप आई इज इक्वल टू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 कैप एक्स आई प्लस ई आई। ये मिस्टेक है सर, दिस इज मिस्टेक। क्या मिस्टेक है इसमें? कि जब हम y कैप आई ले रहे हैं तो वहां पे हम एरर टर्म नहीं लेते, ये तो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इसमें बड़ी एरर है। एरर तो एक्चुअल वैल्यू से आएगा, तो ये गलत है। इसलिए प्रेडिक्टेड वैल्यू में एरर नहीं होता, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल के डिफरेंस को एरर बोलते हैं। तो एरर क्या है? एरर है वाई आई माइनस वाई कैप आई, ये एरर है। तो एरर टर्म वाई आई के साथ आएगा, वाई आई इज इक्वल टू वाई कैप आई प्लस एरर। वाई कैप आई जब लिखते हैं लेट्स से तब एरर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी नोट कीजिएगा। आपने भी पढ़ते समय कई बार ऐसा लिख दिया होगा, आप आगे जब पढ़ेंगे कई बार ऐसा लिख डालेंगे। ये कॉमन मिस्टेक है, बार बार बच्चे करते हैं, बार बार करते हैं। खैर, तो ये जो डिफरेंस है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू का, स्कूल देखिए हम सैंपल एरर टर्म, वही है डिस्टर्बेंस टर्म, स्टोकेस्टिक टर्म, नॉइस टर्म, रैंडम टर्म, या इसको हम रेजिडुअल भी बोलते हैं। रेजिडुअल जो बच गया, उसके अलावा इसको रेजिडुअल भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का डिफरेंस है। ठीक है जी। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको फिलिप्स कर्व वाला, तो ये बात जान के रखिए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप जो एसआरएफ बना रहे हैं, बाकी जो बच्चे एसआरएफ बनाएंगे सबका सेम बनेगा, अलग बन सकता है, अलग बन सकता है। और एक बात और है, देखिए ये सपोज मेरा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, मैं बस कन्वीनियंस के लिए लीनियर ले रहा हूं, इसका लीनियर होना जरूरी नहीं है। पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन PRL, और ये सपोज मेरा ये जो है ये सैंपल रिग्रेशन लाइन है SRL। सपोज x की वैल्यू x1 है, x की वैल्यू क्या है? x1। ऐसे में सैंपल डेटा मुझे क्या दे रहा है? सैंपल दे रहा है ये y कैप, दिस इज y कैप 1, और पॉपुलेशन दे रहा है क्या? ये दे रहा है EY/x1। अब यहां पर जो एक्चुअल वैल्यू इन दोनों से अलग हो सकती है। सपोज एक्चुअल वैल्यू मेरे पास जो आ रही है, सपोज यहां आ रही है y1 आ रही है, दिस इज y1, ये एक्चुअल वैल्यू है, दिस एक्चुअल वैल्यू। ये क्या है? दिस इज सैंपल एरर EI। ये क्या है? दिस इज एरर इन पॉपुलेशन UI। एक और ले लीजिए, सपोज एक और वैल्यू है, सपोज x2, ये वैल्यू जो है ये y कैप 2 है, ये वैल्यू जो है क्या है? EY/x2, और y2 यहाँ है सपोज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये आपका आ रहा है सैंपल एरर EI, और ये आ रहा है क्या आपका? दिस इज पॉपुलेशन एरर UI, ज़्यादा बड़ा हो गया UI। ठीक है, ये पॉसिबल है कि कभी कभी सैंपल रिग्रेशन, सैंपल जो है वो ओवर एस्टिमेट कर जाए, कभी अंडर एस्टिमेट कर जाए, कभी ज्यादा एस्टिमेट कर जाए, कभी कम एस्टिमेट कर जाए, दोनों बातें पॉसिबल हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि समटाइम्स सैंपल ओवर एस्टिमेट, समटाइम्स सैंपल अंडर एस्टिमेट्स, एक बात। दूसरी बात, it is also possible that we can have different sample regression lines based upon different samples। एक लाइन ये बन रही है SRL1, किसी और ने कुछ और सैंपल लिया, उसने ये बना दी SRL2। ठीक है, किसी और ने बनाई, उसने बनाई SRL3। ये भी पॉसिबल है। एक सैंपल आपने जो बनाया वो पॉपुलेशन को ओवर एस्टिमेट कर सकता है, अंडर एस्टिमेट कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, डिफरेंट सैंपल्स के बेसिस पे जो रिजल्ट्स आएंगे, सैंपल रिग्रेशन फंक्शंस बनेंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं, उनमें बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ऐसा डिफरेंस हो सकता है। एक नॉर्थ जाए, एक साउथ जाए, ये भी हो सकता है। एक ईस्ट जाए, एक वेस्ट जाए, ये भी हो सकता है। आप देखते हैं ना, आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया, आजकल तो ये समझना बड़ा आसान है। जो एग्जिट पोल रिजल्ट्स आते हैं, एक कह रहा होता है कांग्रेस जीतने वाली है, दूसरा कहते हैं नहीं बीजेपी जीतने वाली है, एकदम अपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के। एक कह रहे कांग्रेस की गवर्नमेंट, एक कह रहे बीजेपी की गवर्नमेंट। एक्चुअल जो आएगा वो तो आएगा, लेकिन दोनों ने सैंपल लिए हैं। हम मानते हैं कि कोई भी बायस नहीं है, ये मान के चलते हैं कोई बायस नहीं है उनमें से, वो ऑथेंटिक स्टडी कर रहे हैं, सैंपल लेकर स्टडी कर रहे हैं। एक ने सैंपल लिया, उसके सैंपल में बीजेपी वाले ज्यादा आ गए तो उसको लगा बीजेपी आ रही है। एक ने सैंपल इसको, उसमें कांग्रेस वाले ज्यादा आ गए, उसको लगा कांग्रेस आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंट सैंपल्स के बेस पे डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसलिए अलग वैल्यूज आ सकती हैं। एक सैंपल के बेस पे भी जब आप बनाते हैं तो सैंपल का रिजल्ट है वो ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट कर सकता है।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, तो हम बेसिकली करते क्या हैं, हम पॉपुलेशन को अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, आवर टास्क इज टू फाइंड आउट व्हाट इज PRL। हम जानना चाहते हैं वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई। इसमें बीटा नॉट बीटा वन क्या है, मैंने बताया था अननोन है, हम इनको नो करना चाहते हैं, इनको जानना चाहते हैं, इसलिए SRF लेते हैं। वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप प्लस एक्स आई प्लस यू आई। हम जब ये बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं हमारा जो सैंपल रिजल्ट दे रहा है वो सही है। हाँ, अपने सैंपल पे भरोसा करते हैं, फिर टेस्ट करेंगे उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद वैलिडेट करेंगे कि हम जो रिजल्ट बता रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी को टेस्ट भी करेंगे। वो टेस्टिंग कैसे होगी, पहली बात ये हम सैंपल एस्टिमेट्स फाइंड कैसे करेंगे, दूसरी बात इसको फिर टेस्ट कैसे करेंगे, और उसके आगे इसमें बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होंगे। कोई न कोई, हम जो हर मॉडल की अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन पढ़ेंगे यहाँ पे मॉडल की, अजम्पशंस की वायलेशंस आएंगी। फिर मैंने बताया क्रॉस सेक्शनल डेटा अलग तरह से बिहेव करता है, टाइम सीरीज डेटा अलग तरह से बिहेव करता है। आप आज से 10 साल पहले जो सोचते थे आज आप वो सोचते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इस बात की गारंटी हो सकती है कि आज आप जो सोचते हैं वो टोटली डिफरेंट है आपकी 10 साल पहले की सोच से। आज आपकी जो बिलीव्स हैं हो सकता है वो टोटली डिफरेंट हो उन बिलीव से 10 साल पहले आपको थी, और आज जो आपकी बिलीव्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगी आज के 10 साल बाद वाली आपकी बिलीव से। 10 साल बाद जो आप सोचते होंगे वो आज की बिलीव से डिफरेंट होंगी। तो वेरिएबल्स जो हैं वो टाइम के साथ बदलते हैं। एक बात, आपकी क्लास में आप पांच बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपका ग्रुप है 5 बेस्ट फ्रेंड्स का, आप पांचों की जो बिलीफ एक टाइम पे अगर हम चेक करें वो भी अलग होंगी। तो ओवर स्पेस वेरिएबल्स बदलते हैं, ओवर टाइम वेरिएबल्स बदलते हैं। इसलिए ये कहना कि बीटा नॉट बीटा वन एकदम ट्रूली, बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप एकदम ट्रूली बीटा नॉट बीटा वन को रिप्रेजेंट कर ही देंगे, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। मगर हम यही जानना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं कि हम बीटा नॉट बीटा वन जो कि अननोन है उनको एस्टिमेट करना चाहते हैं बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप से। तो अब हम आज क्या पढ़ चुके, हम पढ़ चुके कि पहले इकोनोमेट्रिक्स का बेसिस क्या है वो पढ़ा हमने, रिग्रेशन क्या है, सिंपल क्या है, मल्टीपल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। फिर हमने फॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ी फंक्शंस की, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या है उसको फिर हम फाइंड करते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन से। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इस मॉडल की अजम्पशंस क्या है, हर मॉडल की अजम्पशंस, तो इसकी भी अजम्पशन से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप की वैल्यूज, इसके लिए यूज करते हैं OLS। खाली OLS यूज नहीं करते, आगे जाते गोइंग फॉरवर्ड और भी मेथड्स आएंगे आपके सामने। फिलहाल के लिए अभी टू बिगिन विद अभी हम खाली OLS पढ़ेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ OLS पढ़ेंगे, मगर गोइंग फॉरवर्ड और मेथड्स भी आएंगे। आपने स्टैट्स में पढ़ा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मेथड ऑफ मोमेंट्स भी पढ़ा है आपने, ठीक है, उनको भी यूज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाके आएंगे लेकिन आएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इन बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप की वैल्यू को एस्टिमेशन सीखेंगे, फिलहाल OLS से सीखेंगे। उसके बाद आगे जाकर हम मल्टीपल रिग्रेशन को सीखेंगे, उसके बाद आगे जाके हम ये जो वैल्यूज हमने एस्टिमेट किए इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं और उनको कैसे डिटेक्ट करना है, फ्लॉज को उनको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सीखेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी जर्नी है, ठीक है, टाइम टेकिंग जर्नी है, समय लगेगा सीखने में समझने में, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। और सबसे बड़ी बात जो बच्चे अक्सर पूछते हैं ना, ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमने साइन थीटा क्यों पढ़ा था, हमने कॉस थीटा क्यों पढ़ा था, हमारे किस काम आएगा। खैर वो अलग बात है, वो काम आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट रियल लाइफ में काम आएगा। आप जब इसको सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगा आपको, सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करना सीख जाएंगे, फिट मॉडल फिट करना सीख जाएंगे, तो आप कोई भी डेटा उठाएंगे बाजार से, कोई भी डेटा आपके सामने आएगा उसको लेंगे, आजकल नेट से करते हैं डाउनलोड, और आप खुद चेक कर सकते हैं कि जो मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ता हूं, जो हाइपोथेसिस पढ़कर आया हूं, क्या वो होल्ड करती है। छोड़िए इकोनॉमिक्स, साइंस का जो डेटा आप लीजिए उसको मॉडल फिट कीजिए, चेक कीजिए कि जो साइंटिफिक नोशन कहता है क्या ये मॉडल उसको सही से रिप्रेजेंट करता भी है कि नहीं, या दोनों बिहेवियर दोनों वेरिएबल इस तरह बिहेव करते भी हैं कि नहीं जो हमको हाइपोथेसिस पढ़ाई गई है। तो किसी भी फील्ड जो सिस्टमैटिक फील्ड ऑफ स्टडी है उसके वेरिएबल्स को जब हम हाइपोथेटिकली पढ़ते हैं, हम इस सब्जेक्ट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे पढ़े हैं या नहीं। बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, बड़ा मजा आएगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है।
होपफुली ये सारी बातें आप समझ गए। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपको हो, कोई बात समझ नहीं आई है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय।